यूपीएससी हिंदी वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की प्रीलिम्स 2025 के लिए तैयारी कैसे करें। एक सही रणनीति क्या हो जिससे हम अपने प्रीलिम्स में सबसे बेस्ट मार्क्स यानी क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट आपके बात करते हैं। देखिए, हमारी जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो स्ट्रेटजी या रणनीति है वो हर एक सब्जेक्ट पर एक एक वीडियो आएगी, जो ओरिएंटेशन क्लास आप बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट को लेकर हमारी जो योजना है वो है आपको सभी क्लासेस उपलब्ध कराने की, यानी आपकी तैयारी पूरी करवाने की इन्वायरमेंट को लेकर। तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर आप क्लासेस नहीं भी करते हैं तो आप इन्वायरमेंट की तैयारी कैसे करें, जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर मिनिमम 15 क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसमें से आपके लगभग 12 से लेकर 13 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, या इतने आप अटैम्प्ट कर पाएँ। और इनमें से मिनिमम 13 में से लगभग 10 से लेके 11 तक क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो ये रणनीति हमारी यही रहेगी। बाकी की अब एक चीज़ देखते हैं आप कि देखिए, पिछले आप अलग लास्ट 5 ईयर्स से देखेंगे आप, लास्ट के 5 ईयर्स से आप देखेंगे कि वेटेज जो पहले बोला जाता था कि 4th पिलर है प्रीलिम्स को लेकर, कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। अब वो 5th पिलर उभर के आया है एनवायरनमेंट का। इसको मिक्स मान सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट अलग-अलग है। कुछ टॉपिक सिमिलर हो सकते हैं इसमें, कि कुछ टॉपिक सिमिलर हो, लेकिन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की तैयारी अलग-अलग होती है। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनका भी जो बेस है बेस है वो भी अलग तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एनवायरनमेंट की तैयारी कैसे करें। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हेडिंग को लेकर, और इस वीडियो में हम बहुत सी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो तैयारी कैसे करें, और इन्वायरमेंट की थीम्स क्या हैं, किन किन टॉपिक्स को हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ें जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है सोर्स की। आप सभी में से कई सारे स्टूडेंट ने सुना होगा कि सबसे बेस्ट, कोई बोलता है कि शंकर आईएएस को पढ़ लीजिए, शंकर आईएएस। कोई बोलता है पीएमएफ आईएएस पढ़ लीजिए, कोई बोलता है कि बीजन के नोट्स पढ़ लीजिए, कोई बोलता है दृष्टि के नोट्स पढ़ लीजिए। देखिए, शंकर आईएएस तो आप पढ़ ही नहीं सकते अगर आप हिंदी मीडियम के हैं। अगर आप कोर्सेज भी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और आप देखेंगे शंकर आईएएस की बुक बहुत बड़ी है। आपको जब भी आप प्रीलिम्स की अप्रोच बनाते हैं तो हमेशा साइज़ मैटर करता है कि आप कितना कंटेंट पढ़ रहे हैं, और वह आपको आउटपुट कितना दे रहा है। तो आउटपुट इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट के साथ। तो देखिए, सोर्स में सबसे बेस्ट रहेगा, हिंदी मीडियम में सबसे रहेगा कि अगर देखिए हम जो क्लासेस लाने वाले हैं, तो ऐसी जो हमारी योजना है, अगर आप सभी बोलेंगे तो हम क्लासेस जल्दी ले आएंगे। तो अगर आप वो पूरी क्लासेस करते हैं तो पूरी क्लासेस इनफ है। अगर उसके साथ आप कुछ पढ़ना ही चाहते हैं तो पढ़िए मैगज़ीन। मैगज़ीन में कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं, उनको उसी नोट्स में मिक्स कर लीजिए। और एनवायरनमेंट आपने पहले से पढ़ा होगा, स्टैटिक पार्ट वाला होता है वो, या आपने जब जिस टीचर से पढ़ा था उसका नोट्स, बस ये क्लास नोट्स और जो हम आपको बनवाएंगे वो, और जो आपके टीचर क्लास नोट्स है, लगभग कंटेंट सेम ही होगा। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट वही होता है, उसमें कॉन्सेप्ट ही वही होते हैं, करंट अफेयर्स थोड़ा चेंज हो जाता है। करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैगज़ीन को लेकर आप कोई सी मैगज़ीन पढ़ सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। अब सोर्स वाली बात रही ये। अब देखिए, इसमें हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप हमारी क्लासेस फॉलो नहीं भी करते हैं तो कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए, अगर आप हमारी क्लासेस फॉलो करते हैं तो सबसे बेस्ट कंटेंट हिंदी मीडियम में इस बार हम देने वाले हैं, गारंटी के साथ। आप इस चीज़ को लिख लीजिए एक जगह, या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये वीडियो तो यूट्यूब पर डली रहेगी। प्रीलिम्स के बाद मिलिएगा आप हमसे कि हमने इंग्लिश मीडियम से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया है, या इंग्लिश मीडियम के इक्वल। हिंदी मीडियम में जो कंटेंट आपको मिलता ही नहीं है, वो कंटेंट हम आपको देने वाले हैं इन्वायरमेंट को लेकर। हिंदी मीडियम में सभी सब्जेक्ट को लेकर आपको कंटेंट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट को लेकर अच्छा कंटेंट है ही नहीं। सब जगह कॉपी और पेस्ट है। अब देखिए, अब एग्ज़ाम को लेकर बात करें तो एग्ज़ाम में अगर देखिए, अगर सभी कोचिंग्स के बाहर क्वेश्चन गए तो हो सकता है हमारे क्वेश्चंस ही बाहर चले हों। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इंग्लिश मीडियम के कंटेंट से क्वेश्चंस आए हैं, या हिंदी मीडियम के किसी कोचिंग से कंटेंट से क्वेश्चंस को आया है, तो 100% है कि हमारे क्वेश्चंस भी बाहर नहीं आएंगे। 100% हो सकता है अगर हमने 15 क्वेश्चन आए
तो 12 से 13 क्वेश्चन आ जाएं, 2 या 3 बाहर चले जाएं। तो देखिए इतना तो संभावना सब जगह बनी रहती है, क्योंकि ये देखिए यूपीएससी है, और यूपीएससी प्रेडिक्ट करना बहुत टफ टास्क हो जाता है। तो देखिए सोर्स में अगर हम बात करें कि हम जो सोर्स आपको कंटेंट उपलब्ध करेंगे वो तो आपका इनफ है ही, उसके अलावा हम साथ में आपको बताते रहेंगे क्लासेस में ही कि आपको आज जाके क्या पढ़ना है। हम आपको होमवर्क दिया करेंगे। देखिए क्लास को लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑफलाइन क्लास की तरह। एक टीचर आपको पढ़ाए, आपको होमवर्क दे, फिर दूसरे दिन होमवर्क पर बात करें, उसी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हों, और आपके जो डाउट्स हों कमेंट में वो अगली क्लास में पूरे हो जाएं। इससे अच्छी बेस्ट तरीके की पढ़ाई कहीं हो ही नहीं सकती ऑनलाइन माध्यम में। तो देखिए एक तो हमारे कंटेंट की बात रही, सेकंड जो हमारी क्लासेस नहीं लेंगे उनको क्या करना है, उनको एक चीज़ करना है कि आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की प्रीलिम्स उनकी प्रीलिम्स की और मेंस की अलग अलग आती है। इन्वायरमेंट की जो बुक आती है स्पेसिफिक रिवीजन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, एक वो, और सेकंड मंथली मैगजीन। बस सिर्फ 2 चीज़ें पढ़िए, इससे आपका 100% हो जाएगा। अब तीसरी बात रही 365 की विजन की, वो पढ़ना है क्या, जब आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो लास्ट तक आप कोशिश करिएगा फरवरी तक आप पूरी मंथली मैगजीन यानी जून 2024 से लेके मार्च फरवरी या मार्च मान लीजिए मार्च 2025 तक आपने मंथली मैगजीन कवर कर ली है। तो अब जब आप 365 पढ़ेंगे, और देखिए इसमें आपने मैगजीन के नोट्स भी बनाए हैं और उन नोट्स को अपने नोट्स में मिक्स कर लिया है। तो अगर आप जब 365 पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपका 70 या 80% सिलेबस पहले से कवर है, आपको सिर्फ 20% पढ़ना है। तो जिस 365 को पढ़ने में अदर स्टूडेंट्स को लगभग 15 से 20 घंटे लग रहे हैं, 15 से 20 घंटे, ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, वहीं आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे बस। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, नए साल में बदल जाते हैं, तो वो फैक्ट्स आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। तो देखिए सोर्स की बात हो गई है ये। अब सेकंड बात करते हैं, जो अब इम्पोर्टेंट बात आने वाली है सबसे ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा एक बार। और देखिए एक चीज़ और, अभी आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो मत देखिए, हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। जो जो पॉइंट्स हम बोलते जा रहे हैं लिखते जाइए। सोर्स हमने आपको अभी बताया, तो सोर्स को लिख लीजिए कि हमने आपको क्या बताया। अब सेकंड चलते हैं क्वेश्चंस मेकिंग, कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या होता है क्वेश्चन को चेंज करते समय। अब देखिए इस चीज़ में क्या ध्यान रखना है, हम सिर्फ एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं, या आप फैकल्टी बोल सकते हैं, या मेंटर बोल सकते हैं, या टीचर बोल सकते हैं, लेकिन मैं खुद को पर्सनली स्टूडेंट मानूंगा, स्टूडेंट हूँ। तो देखिए अब मैं खुद यूपीएससी का पैनल का मेंबर तो हूँ नहीं, या यूपीएससी का मेंबर जो क्वेश्चन पेपर को सेट करता है, लेकिन इसको हम देखते किस पे है, यूपीएससी के ट्रेंड। इस ट्रेंड को एनालिसिस करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, तब जाके हमको मालूम होता है कि क्वेश्चंस मेकिंग कैसे हो रही है। और ये काम सिर्फ 2 या 3 महीने का नहीं होता है, ये काम होता है लगभग 3 या 4 साल में। आपने यूपीएससी को बहुत नज़दीक से देखा हो, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस मेकिंग कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, कब हो रही है, क्यों हो रही है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रही है, क्यों, कैसे, कब, ये तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। और जब आप पढ़ाई करेंगे यूपीएससी के अकॉर्डिंग, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी जाके आप लास्ट में सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। तो देखिए अब बात करते हैं हम कैसे क्वेश्चंस मेकिंग कैसे होती है। देखिए इन्वायरमेंट को लेकर एक चीज़ याद रखिए, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लीजिए, किसी भी बुक को, कोई बोलता है ये बुक पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आ जाए, लेकिन क्वेश्चन मेकिंग कैसे होती है, क्वेश्चन मेकिंग होती है सबसे पहले कि करंट में क्या चल रहा है, करंट में कोई न्यूज़ आई है, और वो न्यूज़ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटे से हेडिंग में लिख कर चली गई, उस न्यूज़ पर एक अच्छा सा आर्टिकल आया हो। आर्टिकल कहाँ आया हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जैसे न्यूज़पेपर्स में, इसमें अच्छा खासा आया हो। और दूसरी, सिर्फ एक बार नहीं,
लगभग उस साल, देखिए करंट अफेयर को लेके क्या बोला जाता है, क्या बोला क्या जाता है, रियल में है जो कि लगभग 1.5 से लेके 2 साल तक का। तो आप बोलेंगे कि सर हमको कितना पढ़ना है, तो मैं बोलूँगा आपसे पर्सनली कि 1.5 साल का पढ़ लीजिए, इनफ है। उस 1.5 साल के भीतर उस न्यूज़ को लेकर लगभग 5 से लेके 7 आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ चुके होंगे और 100% संभावना है इसकी कि वो न्यूज़ मैगज़ीन में भी कवर की गई होगी। लेकिन यहाँ पे हम अभी कमी देखेंगे कि मैगज़ीन की कमी कहाँ होती है, जिसे हम पूरा करने आएँगे अपनी क्लासेस में। कि मान लीजिए, देखिए एक चीज़ है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर न्यूज़ में है किसी भी मुद्दे को लेकर। अब इसके इंटरलिंक और कोर एरिया क्या है, हो सकता है मैगज़ीन में सिर्फ कान्हा किसली के बारे में हो, सिर्फ कान्हा किसली के बारे में, और क्वेश्चन कान्हा किसली से ना आकर उसके किसी इंटरलिंक के टॉपिक से आ जाए। अब ये क्या होता है, अभी हम समझेंगे अपने जब इस टॉपिक पर आएँगे, मतलब इस पॉइंट पर आएँगे तब। कोर एरिया से आ गया और मैगज़ीन में कवर नहीं हुआ, तो हो सकता है आप बोलेंगे कि सर आपने मैगज़ीन पढ़ने का बोला था लेकिन क्वेश्चन तो आया नहीं। आया क्यों नहीं? क्योंकि ये टॉपिक को इंटरलिंक करना होता है एनवायरनमेंट में, कोर एरिया देखना होता है। अब इसको कैसे देखेंगे हम बारी-बारी से अब जानेंगे। अब इतनी बात हो गई हमारी कि आर्टिकल 5 से 7 बार आया होगा उस 1 साल या 1.5 साल के अंदर। सेकंड, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को लेकर बोल रहा हूँ अभी मैं। सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ एनवायरनमेंट की बात हो रही है, इसके अलावा प्रीलिम्स के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं होगी। अब है आपकी कौन-सी कि 5 से 7 बार तो आर्टिकल आ गया। सेकंड है वो पीवाईक्यू थीम हो। तीसरा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सॉरी गवर्नमेंट ने उसके बारे में डायरेक्ट बात की हो या कोई आदेश आया हो। चौथा, स्टैटिक का पार्ट हो। स्टैटिक का मतलब है कि मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, तो राष्ट्रीय उद्यान इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान आपके सिलेबस में पहले से दिया हुआ है, क्योंकि वो स्टैटिक का पार्ट है। अब ऐसी कोई भी न्यूज़ या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो स्टैटिक का पार्ट ना हो सकता है वो आपकी बुक में ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैटिक का पार्ट नहीं है। बात ये है कि आपकी बुक ने उसको कवर नहीं किया है। तो हमने क्या-क्या देखा कि 5 से 7 आर्टिकल आ गए हों, पीवाईक्यू थीम लेकर आया हो, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया हो, उससे संबंधित कोई निर्णय हो या गवर्नमेंट किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबंधित हो, और आपका चौथा है स्टैटिक का पार्ट। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन मेकिंग। अब धीरे-धीरे हम समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए, अब देखिए आप एक चीज़ देखेंगे न्यूज़पेपर में तो हर हर दिन नई-नई न्यूज़ आ रही हैं, एनवायरनमेंट को लेकर भी 1 या 2 न्यूज़ आ ही जाती हैं। तो हर एक न्यूज़ नहीं आती, क्यों नहीं आती? अब मान लीजिए कान्हा किसली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो यूपीएससी की नज़र हाल की हाल इस पे जाएगी, 100% जाएगी, क्योंकि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको पता है पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन का सही ऑप्शन भी कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान ही था। ये कहाँ पर है? ये एमपी में है। अब इसके बारे में क्या है? ये बाघों के लिए फेमस है, यहाँ पर हिरण पाए जाते हैं। अब ये वही छोटी-मोटी चीज़ है। अब ये पीवाईक्यू है, ये करंट में आ गया। अब इसका स्टैटिक पार्ट क्या होगा? स्टैटिक पार्ट होगा इसका वेजिटेशन क्या है? यहाँ कौन-सा वेजिटेशन है, कौन-सी वनस्पति है, कौन-सी जलवायु है, ये हो गया इसका स्टैटिक पार्ट। अब कौन-सा हो गया, अगर सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने या एमपी सरकार ने या भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई निर्णय दिया है, तो कान्हा किसली से रिलेटेड क्वेश्चन की आने की संभावना बढ़ जाती है, यहाँ तक कि 98% तक पहुँच जाती है। ऐसा अब देखिए, इसमें भी एक चीज़ है कि ऐसे ही सभी न्यूज़ को मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी के पास लगभग 300 प्लस 300 प्लस क्वेश्चन बन जाते हैं। अब उनमें से छँटनी होती है सीधे, छँटनी हो रही है, अब उसमें से क्वेश्चन आता है ये। अगर आप ये सभी 300 क्वेश्चन्स को अच्छी तरीके से कर दें, अब ऐसा मत सोचिएगा ये 300 क्वेश्चन करना बहुत टफ है। 300 क्वेश्चंस ये नहीं है कि 300 क्वेश्चन सभी एक-दूसरे से अलग होंगे। हो सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड ही लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हो। यही होता है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट कोई समुद्र तो है नहीं,
हालांकि समुद्र भी एक जगह जाकर खत्म तो होता ही, लेकिन ये समुद्र नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसका सिलेबस महासागर की तरह की समाप्ति नहीं होता, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट को आप जब पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो उसमें देखिए टॉपिक वाइज तो बटा हुआ है। हो सकता है कि बाहर से कोई न्यूज़ करंट की कोई टर्मिनोलॉजी आ जाए, तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन बाहर चले जाएँ, लेकिन आता वो आपके सिलेबस में से ही है। तो 300 प्लस क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। और जो टॉपिक्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक होते हैं, कि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य से इंटरलिंक है। यहाँ पर कौन सा पक्षी पाया जाता है, ये पक्षी और कहाँ पाया जाता है, जैसे घाना पक्षी, भरतपुर, ये। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, अब यही आ गया, देखिए क्वेश्चन में क्या आ गया। अब बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अंतर आ गया। तो है ये आसपास ही, मतलब क्वेश्चन, ये देखिए ये थीम है। अब क्वेश्चन का कोर एरिया ये है, अब ये इसी के आसपास घूमेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपने देखी तैयार, जब टीचर होते हैं वो क्या पढ़ाते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट पेन चेंज करके आपको थोड़ा बताते हैं क्लियर, वो बताते हैं आपको सिर्फ ये वाला पार्ट। लेकिन यूपीएससी पूछती है कहाँ से, आपका यहाँ से, यहाँ से। तो इस चीज़ को आपको याद रखना कि ये कोर एरिया खाली नहीं होना चाहिए आपका, ये कोर एरिया भी आपका कवर होना चाहिए, अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अब आपने सुना होगा कि एलिमिनेशन टेक्निक लगती है इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में, बिल्कुल लगती है। लेकिन अभी हम आपको असलियत बताएंगे कि रियलिटी में होता क्या है। अब हमने बात कर ली है क्वेश्चंस मेकिंग कैसे होती है, अब बात करेंगे हम पीवाईक्यू थीम्स। पीवाईक्यू थीम्स क्या होती हैं, किसी सब किसी कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी, टर्म्स, किसी राष्ट्रीय उद्यान, किसी बीमारी, जड़ी बूटी, या एटसेट्रा, कोई भी पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, तो वो 100% आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ें। अब ये पीवाईक्यू थीम्स कौन कौन सी हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हमने लास्ट 5 से लेकर 7 साल तक की सभी थीम्स को निकाला है अच्छे से बैठकर, लगभग इसमें लगे थे हमको 4 से 5 घंटे, इसको हमने अच्छे से निकाला देखकर। और हम आपको बताएंगे क्वेश्चन उसमें कैसे बनेंगे। तो पीवाईक्यू थीम्स को आपको कैसे पढ़ना है, जब हम पढ़ाएंगे, देखिए हम अपना बता दें कि जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या होगा। उसमें होगा पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यू में जो थीम थी उससे रिलेटेड कोई करंट में हो तो वो न्यूज़, करंट में कोई इससे रिलेटेड कोई नया टर्म्स हो तो वो इम्पोर्टेंट, इसका स्टैटिक पार्ट। और एक तो इसका जो सही ऑप्शन था उसको तो पढ़ना ही है, उसको एक्सप्लेनेशन तो पढ़ना ही है। जो 3 गलत थे वो गलत क्यों थे, और वो उसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ, उसका स्टैटिक का पार्ट। अगर उस स्टैटिक से कोई करंट आया हो तो उस करंट को, इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट का कोई भी हिस्सा, अगर ये हिस्सा है यूपीएससी की पूछने का ये क्षेत्र है, तो हम इसका कोई भी एरिया छोड़ेंगे ही नहीं, पूरा क्षेत्र हम इसको कवर कर लेंगे धीरे धीरे। अब आप सोच रहे होंगे कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंटेंट बहुत कम होगा। जब आप हमारी पहली क्लास देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कम कंटेंट में भी कैसे पढ़ा जा सकता है। अब पीवाईक्यू थीम को लेकर बात हो गई कि पीवाईक्यू थीम्स को कैसे पढ़ना है। पीवाईक्यू थीम को लेकर आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िए। उससे रिलेटेड अगर कोई मैगजीन में कोई न्यूज़ दिखती है तो उस मैगजीन से अच्छे से पढ़िए, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं। और थोड़ा सर्च कर लीजिए गूगल पर कि इस साल कोई नया न्यूज़ आई है क्या। ये हुई पीवाईक्यू थीम्स को लेकर बात। अब है यूपीएससी पूछता कैसे है, देखिए करंट प्लस स्टैटिक, इन्वायरमेंट, देखिए इस चीज़ को याद रखिए, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। और देखिए लगभग अगर हम बात करें, इसका वेटेज अलग अलग हो सकता है, कि मान लीजिए कैसे, यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर क्वेश्चंस हमेशा करंट प्लस स्टैटिक ही पूछे जाते हैं। जो चीज़ करंट में होती है उसी का स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामानुजनाचार्य की मूर्ति का शिलान्यास करते हैं, तभी उसी साल यूपीएससी उन पर क्वेश्चन पूछती है। तो ये होता है करंट प्लस स्टैटिक को मिक्स करना। अगर किसी साल क्वेश्चन आता है इसको लेकर, चोल साम्राज्य, सॉरी,
किसी साल मूवी आती है चोल साम्राज्य को लेकर, तो उसमें एक टर्म होता है बटकृतल। बटकृतल, तो वो मूवी में उसका नाम दिया हुआ है, और उसी साल यानी 2023 में वो क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्या होता है, करंट प्लस स्टैटिक। लेकिन इसमें भी वेटेज होता है, और जैसे कि हमने बोला था आपसे कि हम इसमें सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करेंगे, तो इन्वायरमेंट में तो पूरा खेल ही करंट प्लस स्टैटिक का है। जो न्यूज़ करंट में आई उसका स्टैटिक तैयार कर लीजिए। स्टैटिक यानी मान लीजिए क्या कि नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर किसी भी कंटेक्स्ट में करंट में है, तो इसका स्टैटिक पार्ट क्या होगा। देखिए न्यूज़ में तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं होगा, सिर्फ जो प्रॉब्लम होगी या जो समस्या होगी या जो न्यूज़ होगी वो सिर्फ न्यूज़ दी होगी। अब क्या करेंगे बहुत से स्टूडेंट्स, इसको पढ़ लेंगे, उससे क्वेश्चन आना ही नहीं है। उससे हो सकता है एक स्टेटमेंट आ जाए, और यूपीएससी का आपको पैटर्न पता ही है कि वो क्वेश्चन को 3 या 4 स्टेटमेंट में पूछता है, फिर उसका ऑप्शन देता है वो। तो करंट में तो उसने एक पॉइंट को निकाल लिया, लेकिन उसके जो आने वाले 2 या 3 स्टेटमेंट का क्या। अब वो तैयारी कैसे होगी, स्टैटिक से। स्टैटिक में क्या होगा, सबसे पहले नीलगिरी ताहर कहाँ पाया जाता है, इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषता में क्या आता है, ये किस जलवायु का होता है, ये शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है, इसकी अन्य विशेषताएं क्या होती हैं, ये इसका मेटिंग सीजन क्या है, ये रात में रात्रिचर है या दिन में अपनी क्रियाविधि करता है, और भी कई सारे क्वेश्चन। ये होता है स्टैटिक पार्ट। करंट की बात हमने यहाँ पे हो गई, और स्टैटिक की पार्ट यहाँ पे होगा। तो आपको करंट प्लस स्टैटिक को लेकर चलना है इन्वायरमेंट में। तो खासकर इन्वायरमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बोलेंगे कि करंट में है तो इसका स्टैटिक पार्ट जरूर पढ़िए। इन चीज़ों को सारे में लिखते जाइए। ये इंपॉर्टेंट, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको अभी बोला। अब बात हुई कोर एरिया की। तो कोर एरिया में क्या है, जैसे हमने आपको बता दिया कि मान लीजिए कौन सा, आप मान के चलिए क्या, राजस्थान, राजस्थान की कौन सी, सांबर झील। सांभर झील या डिडवाना, डिडवाना। अब डिडवाना झील किसी भी रिलेटेड करंट में है। अब इसका क्या होगा, ये 3 चीजें आ सकती है कोर एरिया में। एक पीवाईक्यू का कोर एरिया, डिडवाना पूछा जा चुका क्वेश्चन या थीम है। अब ये क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, खारे पानी की झील है। क्या है ये झील, कहाँ पर है, किस दिशा में है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसका कोर एरिया क्या होगा, लोकेशन। लोकेशन क्या होगा, राजस्थान में अन्य क्या है, अन्य झीलें कौन कौन सी हैं इसी तरह की, तो वो देख लेंगे आप। अब आप क्या देखेंगे, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत में कौन सी है, वो देख लेंगे। सबसे छोटी कौन सी है, ये देख लेंगे। अब इनमें कौन से जीव पाए जाते हैं और कौन से जीव नहीं पाए जाते, इसके निकट कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती, ये होता है कोर एरिया। इतना आपने कवर कर लिया तो प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट का आपसे बच ही नहीं सकता। और इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ आप खुद देखेंगे। जाइए 24 का पेपर देखिए, 23 का देखिए, यहाँ तक कि यहाँ से लेके 2013, इतना भी नहीं देखना चाहते हैं तो 24 से लेके 19 तक का थीम देख लीजिए। आप एक चीज देखेंगे, पीवाईक्यू प्लस करंट और प्लस स्टैटिक का, इस तीनों का कोर एरिया से ही सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जा रहे हैं। अब हो सकता है कि 15 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चन ही कोर एरिया से पूछे जाएं और 3 क्वेश्चन नए आ गए। तो देखिए इतनी पॉसिबिलिटी तो बनी रहती है, क्योंकि देखिए आपको खुद पता है कि मुझे मार्क्स लाने हैं 50% प्लस। आपको 100 क्वेश्चन में से 50 से लेके 55, यहाँ तक कि देखिए 23 वाले के रिजल्ट की बात करें तो वहाँ पे आपको कितने 75 मार्क्स लाने थे सिर्फ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप 37 38 से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करना था बस। लेकिन आप एवरेज मान के चलिए, जैसे कि हमने 24 का जो अंदाज़ा लगा हमारा कि वो 100 प्लस अंक का कट ऑफ हो सकती है, तो वही बात लेके चल रहे हैं कि आपको 50% प्लस मार्क्स लाने हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन।
हो सकता है 12 क्वेश्चन में से आपने अच्छे से कोई रिवीजन नहीं हो पाया कोई टॉपिक, तो आपके 2 क्वेश्चन वहाँ गलत हुआ। लेकिन आपने अगर 10 क्वेश्चन सही कर लिए, और देखिए सिर्फ नॉलेज बेस पर नहीं, अभी हम आपको बताएंगे कि उसमें एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगती है, क्यों लगती है, कब लगती है और कहाँ लगती है, ये सब चीज़ बताने वाले हैं आपको हम। तो देखिए कोरियर पर बात हो गई, आपके 10 क्वेश्चन आपके हुए 15 में से, तो आपका एवरेज क्या जा रहा है? आपका सीधा सीधा एवरेज आ रहा है 66.6% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं एनवायरनमेंट के। अगर यही एवरेज आपका हर एक सब्जेक्ट का रहा, और देखिए अगर हमारी हर एक सब्जेक्ट को लेकर बताई गई आप रणनीति से करेंगे, तो 100% गारंटी हमारी ले लीजिए, क्वेश्चन बाहर जाएंगे ही नहीं। क्वेश्चन अगर बाहर जा रहे हैं तो वो सभी के लिए जाएगी। अगर क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं तो कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा तब भी आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो आपके हाथ में है ही, तब भी आप सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे, यानी आप कट ऑफ से पार हो जाएंगे। चाहे क्वेश्चन टफ आए, चाहे क्वेश्चन सिंपल आए, या मॉडरेट आए पेपर, कैसा भी आए आप सिलेक्शन के पार। ये होगी कोरियर की बात। अब होती है टॉपिक की इंटरलिंकेजेस। अब देखिए टॉपिक का इंटरलिंक क्या होता है। सबसे पहले देखिए, कोई औषधि आई, कोई औषधि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोई औषधि इम्पोर्टेंट है या कोई दवाई। अब दवाई से रिलेटेड क्या देखेंगे आप, डाइक्लोफिनॉक, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में पहले, डाइक्लोफिनॉक। अब पीवाईक्यू में क्या क्या देखना, कुछ मेंस के क्वेश्चन भी देखिए एनवायरनमेंट के। एक बार में सिर्फ 1 घंटा लगेगा आपको, जो भी टर्मिनोलॉजी नहीं लगेगी आपकी किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, तो उसको एक पेज पर लिखिए। 1 घंटे में आपकी पूरी थीम्स तैयार हो चुकी हैं बस। और प्रीलिम्स के लिए तो आपको पीवाई को देखना ही है। अब ये दवाई कहाँ पाई जाती है, आपने ये देख लिया कि आप एक देखेंगे आप पीवाईक्यू में कौन सा पूछा गया। तो औषधि पूछी वाली देखिए, जैसे बिच्छू वाली पूछी गई थी पहले, बिच्छू बूटी पूछी गई थी पहले, और अन्य भी पूछ रही हैं। फिर आपने डाइक्लोफिनॉक के बारे में पढ़ा, ये हो गया दूसरा टॉपिक। लेकिन पढ़ा आपने किसकी वजह से, क्योंकि करंट में था बिच्छू बूटी, आपने डाइक्लोफिनॉक पढ़ा। अब इसके चक्कर में ये किस बीमारी से रिलेटेड है, मान लीजिए ये मलेरिया से है, मान लीजिए ये मलेरिया से है, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है। अब ये डिसीज में आ गया, अब ये क्या होगा, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो गया। लेकिन कवर किस में हो रहा है आपका, एनवायरनमेंट में, किसकी वजह से होता है। अब मलेरिया के आप थोड़े बहुत लक्षण भी पढ़ लेंगे। मलेरिया के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन करना, और वैक्सीन को, अब वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है, अब वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, कोई भी वैक्सीन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मलेरिया स्पेसिफिक, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, उसी बीमारी के वायरस को लेकर, वायरस को लेकर निष्क्रिय अवस्था में सही में छोड़ दिया जाता है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। सीधा सीधा सा, जैसा भी आपको उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अब वैक्सीन की बात हो गई। अब आप एक चीज देखेंगे कि बिच्छू बूटी से लेकर, यानी जो बीमारी या कोई औषधि का नाम था, उससे आपने डाइक्लोफिनॉक पढ़ा। और डाइक्लोफिनॉक क्यों इंपोर्टेंट था, इससे क्या हुआ था, एक तो डाइक्लोफिनॉक में इससे रिलेटेड आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो ये नेचर में डिजोल्व नहीं होता, बहुत जल्दी, बहुत देर में होता है। उसको लगभग 20 से लेके 20+ साल लग जाते हैं, मतलब 20 वर्षों से ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इसमें क्या है, इसकी वजह से गिद्धों की, गिद्ध होते हैं जो, इनकी मौत हुई थी। अब कौन कौन से गिद्ध हैं भारत में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो, और इनका आयुसीएन स्टेटस क्या है। लगभग मुख्यतः 4 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। आप देखेंगे लंबी चोंच वाला, लाल सिर वाला। अब आप देख लीजिए इसको एक बार। अब ये होता है किसी का टॉपर का इंटरलिंक। अब आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है कि आप इस टॉपिक को कहाँ से लिंक करें। हो सकता है कि आप ज़्यादा लिंक नहीं कर पाए, या आप इतना लिंक कर लें कि वो आपकी यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट था ही नहीं, लेकिन तब भी आपने पढ़ा और आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। इसलिए हम अपनी तरफ से क्लासेस को लाने वाले हैं। क्लासेस में हमको पता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना चाहिए या पूछा जा सकता है। हम आपको हल्के बताएंगे भी कि हाँ क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या बन सकता है। इतना तो क्रेडिट कर ही सकते हैं। हो सकता है हमारा पता हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं आए,
लेकिन पढ़ाया हुआ ज़रूर आएगा, ये यकीन मानिए बस। अब हमने बात कर ली है सोर्स पर, क्वेश्चंस मेकिंग कैसे होती है, पीवाईक्यू थीम्स को कैसे पढ़ना है, करंट प्लस स्टैटिक कैसे पढ़ना है, और कोरिया कैसे पढ़ा जाता है, और टॉपिक इंटरलिंक कैसे होता है एक दूसरे से। अब हमारी जो बात है वो है थीम्स को लेकर, किस किस थीम्स को लेकर हमको इन्वायरमेंट की तैयारी करनी है। देखिए, आप अपना नोट्स नोट्स निकालिए, आप अपनी जो कॉपी पेन लिए हुए हैं, कॉपी पेन में साथ साथ में लिखते जाइए, पीपीटी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ के रूप में। लेकिन आपसे हम पर्सनली कहना चाहेंगे, देखिए लिखिए साथ में। लिखने से जो याद होता है वो कैसे भी याद नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा आपसे बोलते हैं लिखने की तो लिखा कीजिए। सबसे पहले हर एक साल या 1-2 साल छोड़कर जैव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थीम में हम ये भी बात करेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। या तो किसी स्पेसिफिक राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जाता है, कि जैसे भीतरकनिका के बारे में पूछ लिया, भीतरकनिका नाम पूछ लिया, नाम दफा, दिहांग दिवान, और माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली, ये पूछा चुका है। सेकंड है राष्ट्रीय पार्क का स्टैटिक पार्ट क्या होता है, राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं, कौन बनाता है, किसके आदेश पर बनता है, ये इन सिटू संरक्षण है या एक्स टू है। राष्ट्रीय पार्क के किस एरिया में मानव गतिविधियों का रोकथाम है, कहाँ मानव गतिविधियों की हो सकती है, मानव गतिविधियों को अलाउ किया गया है, अनुमति अनिवार्य है, मतलब अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। अब जयमंडा रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें और इनमें अंतर क्या होता है। अब ये हो गया स्टैटिक पार्ट, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं। अब ये क्या, जयमंडा रिजर्व एक्स2 है या इन-सिटू है, तो क्वेश्चन पूछ जाएंगे ऐसे, स्पेसिफिक किसी के नाम से पूछ लिया, ये पूछ के जाएंगे अगर करंट में कोई है, और बाकी हम आपको क्लासेस में पढ़ाएंगे कि जो भी करंट में होगा हम आपको उसका स्टैटिक पढ़ा देंगे। पीवाईक्यू में जो भी पूछा था पीवाईक्यू दिखाएंगे आपको, पीवाई को एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, एक्सप्लेनेशन। और पीवाईक्यू में जो एक्सप्लेनेशन में नहीं है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ाएंगे आपको। तो मतलब आपका 100% कंटेंट तैयार होगा अच्छे से, जो आपकी यूपीएससी डिमांड करता है। अब हमने बात कर ली है पहले पॉइंट पर कि लिखते जाइए आप साथ में, जयमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क। सेकंड है एलिमिनेशन टेक्निक, इसके बारे में हम भाई थोड़ी देर बाद बात करेंगे। थर्ड है वन्य प्राणी। अब वन्य प्राणी में क्या लगेंगे, जैसे नीलगिरी ताहर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लॉइन टेल्ड मकाक यानी सिंह पुच्छी मकाक या बानर के बारे में क्वेश्चन पूछा चुका है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2023 और इससे पहले शायद 2015 या 16 के आसपास, एग्जैक्ट लोग सन याद नहीं है अभी, लेकिन पूछा जा चुका है पहले भी। तो उसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम? अगर पीवाईक्यू में पूछा तो इम्पोर्टेंट तो है ही, अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में छोटा सा आर्टिकल भी आ गया तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर पीवाईक्यू में 2 बार पूछा जा चुका है तो। अब इसमें देखेंगे आप इस वन्य प्राणी का स्थान क्या है, जो करंट में है और पीवाईक्यू में है। आपको पढ़ना क्या है, करंट और प्लस पीवाईक्यू इन्वायरमेंट के लिए, कि जो टॉपिक इसमें है सिर्फ उसी टॉपिक का स्टैटिक पार्ट पढ़ लेना है बस। अब इसका स्थान क्या है, मान लीजिए इसका सिंह पुच्छी जो बानर है यानी लॉइन टेल्ड मकाक उसका। अब इसकी विशेषताएं क्या है, ये रात्रिचर है या उभयचर है, या दिन में कार्य करता है या सूर्यास्त के बाद कार्य करता है, इसका कलर क्या होता है, सभी विशेषता। इसका मेटिंग सीजन क्या है, इसका जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है, ये किन किन पहाड़ियों पे पाया जाता है अच्छे से, इसकी अन्य विशेषताएं, इसका स्थान, विशेषताएं हो गई। यह भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जो लगभग आप ये थीम देखेंगे तो लगभग 4 या 5 साल से लगभग पूछ जाता है, ये कि भारत का ये प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है या बाहर से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, 24 में भी आया है, 23 में भी आया है, और शायद 22 में भी। मतलब हर एक साल, हो सकता है 1 या 2 साल छूटा हो, लेकिन हर एक साल पूछा जाता है
अलग अलग चीज़ों के बारे में, कि प्राकृतिक रूप से हो सकता है किसी वृक्ष के बारे में पूछें। जैसे वृक्ष के बारे में कब पूछा था, इसी शायद 24 मई और 23 मई ही पूछा है। हाँ, अब है औषधियाँ। कोई औषधि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मतलब आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक या वो औषधि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब है गैसें, तत्व आदि, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि हर एक साल एक से लेके 2 या 3 क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं इससे। गैसेस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे पढ़ेंगे हम? कार्बन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, अपनी क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे। अब तत्व, करंट अफेयर में कोई तत्व आया है, यानी जैसे देखिए लिथियम आ गया या यूरेनियम आ गया, यूरेनियम आ गया, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए लिथियम और यूरेनियम से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं, कब से? 2010 से अभी तक। आप देख सकते हैं खुद जाके पीवाईक्यू में, आपके पास पीवाईक्यू बुक जरूर होगी। अब है अधिनियम। अधिनियम कौन से? वन संरक्षण अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, रामसर साइट से रिलेटेड जो अधिनियम बना वो, और रामसर अधिनियम है। और बाकी की जो विश्व पटल पर जो नियम होते हैं, कैसे COP27, UNFCCC का जो हुआ, अर्थ समिट हुई 1992 में, वो जो क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं और करंट में हैं, तो वो अधिनियम सभी पढ़ने हैं अच्छे से। और उसमें पढ़ना क्या है, कि अब भारत इसका सदस्य है, अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप से आप पढ़ रहे हैं इसको, और आप भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कौन सा मंत्रालय इसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, या किसके अंतर्गत ये, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य कर रहा है। अब है जीव। सबसे पहले तो आप एक चीज देखेंगे, 2013 के बाद से ये शुरू हुआ है, लेकिन नहीं, पहले ही क्वेश्चन पूछ जा रहे थे, लेकिन 2013 के बाद से ये ज्यादा पूछता है, कि सीधे नाम पूछता है, कि ऊद बिलाव, या अन्य कोई भी नाम दे देगा, फिर पूछेगा ये मत्स्य है, पक्षी है, या कोई जंगली जानवर है। सबसे पहले कोई भी करंट में होता है तो उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि वो है क्या, किस प्रजाति का है। तो वही देखना पहले किस प्रजाति का है, फिर वही उसकी विशेषताएं क्या है, वो किस जगह पाया जाता है, और वो न्यूज़ में क्यों है। वाई इन न्यूज़। वही खनिज धातु, जो भी खनिज मिनरल्स लवण करंट में है, वही बात हुई कि पीवाईक्यू में है और करंट में है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा उस धातु के बारे में पढ़ना, खनिज के बारे में पढ़ना। तीसरा इसमें है उर्वरक। अब उर्वरक के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है 2019 में, और भी कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या आ सकता है, उर्वरक में आ सकता है आपका यूरिया। अब यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। और अभी मैं खुद पढ़ रहा था न्यूज़पेपर कुछ दिनों पहले, तो यूरिया से रिलेटेड आया था। इससे रिलेटेड क्या आया था, लिक्विड लिक्विड यूरिया क्या है, अब ये कैसे काम करता है, ये आप तो पूरा पढ़ना है। अगर आप क्लास को फॉलो करेंगे तो हम तो इसको कवर करवा ही देंगे। इस उर्वरक से रिलेटेड जो भी थीम होगी, पीवाईक्यू का जो एक्सप्लेनेशन होगा, इसके ऑप्शन का अलग से जो एक्सप्लेनेशन होगा, करंट में जो टर्मिनोलॉजी होगी, और इसका जो स्टैटिक पार्ट हो, वो सभी कवर करा देंगे हम। अब है संगठन, प्राधिकरण, संस्थान, मंत्रालय, प्रोटोकॉल। वही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और नेशनल लेवल पर। अब देखिए इसमें सभी नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि बुक्स में लिखे रहते हैं सभी, तभी हमने आपसे बोला कि कोई बुक नहीं पढ़ने है, ये सब सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो संगठन करंट में है और जिसका सदस्य भारत है, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो जिसका सदस्य भारत है, अगर संभावना है कौन से क्वेश्चन की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्थान या संगठन है और जिसका सदस्य भारत भी नहीं है, तो वो कोई बड़ा संस्थान हो, जिसको मतलब पूरी दुनिया की ज़्यादातर देश लगभग, जैसे देखिए मान लीजिए 208 देश है या 193 मानिए अभी, तो उसमें से लगभग 150 से ऊपर देश उसको मान रहे हैं, तो उसको पढ़िए। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, कि ये प्रोटोकॉल है, क्या ये बाध्यकारी है,
ये कॉमन क्वेश्चन है, ये यूपीएससी की थीम है, ट्रैप बोल सकते हैं इसको, स्टैटिक पार्ट बोल सकते हैं, या ट्रेंड बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं आप इसको। आप अब लाइकेन सेवाल और कवक ऑफ हर्न, इससे क्वेश्चन जरूर मान के चलिए, हर एक 2 साल में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। इससे इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो अच्छे से उसको पढ़िए। इससे रिलेटेड एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है, आने वाली क्लासेस में आपको जब एलिमिनेशन टेक्निक की अलग से क्लासेस होंगी या पीवाईक्यू की हम क्लासेस लाएंगे, तो इसमें बताएंगे इसके क्वेश्चंस को एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे सॉल्व करते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पढ़ना ही है। कौन सा प्रदूषण और प्रदूषक, प्रदूषक से क्वेश्चन हर एक साल एवरी ईयर पूछा जा रहा है। जैविक, कोई भी ऑर्गेनिक चीज है वो, और आपसी सहमत से संबंध, सभी थीम्स को लिखते जाइए। जल स्थल, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपका झील, नदी। अब ये लिंक कैसे, इंटरलिंक कैसे होगा, ये लिंक होगा कैसे, जैसे भीतरकनिका के बारे में जब क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें अब क्या पूछा था, ब्राह्मणी बैतरणी इसी से बहकर बहती हुई जाती है, ब्राह्मणी और बैतरणी। अब एक और क्वेश्चन पूछा था कौन सा, कुंथी पूजा, उसका सही आंसर था, लेकिन उसमें दिया था क्या, कावेरी, कावेरी दिया था, लेकिन उसका आंसर था कुंती पूजा। ये भी क्या, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड, या सॉरी, हाँ, वनस्पति, वानस्पतिक रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडलीय रिजर्व से क्वेश्चन पूछा गया था। वनस्पति, वेजिटेशन, कौन सी वनस्पति क्या है, आर्द्र सदाबहार, इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, आर्द्र सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार, शंकुधारी, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके उदाहरण कौन कौन से पेड़ आते हैं, कौन कौन से पौधे आते हैं, ये पता होना चाहिए। इंडिया में किस किस जगह कौन कौन सी वेजिटेशन है, किस किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी वेजिटेशन है। और हुई प्रवाल वित्ती, प्रवाल वित्ती से रिलेटेड इस साल बहुत सारे, और लास्ट ईयर भी बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, तो संभावना है इस साल प्रवाल वित्ती से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड पीवाईक्यू में भी लगभग 5+ क्वेश्चन पहले से उपलब्ध हैं। तो 100% मान के चलिए कि प्रवाल भित्ति से क्वेश्चन बनेगा। अब क्या बनेगा, तो हम उस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये हो गई आपके इन्वायरमेंट की थीम्स की एनालिसिस। अब देखते हैं, अब देखिए थीम्स तो हमने आपको बता दी, अब आपका विश्वास और बढ़ाने के लिए कि हम क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे लगते हैं। अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अगस्त माह जी मंडल रिजर्व में आते हैं, नैयार, पेपपारा, कलाथर, दलसाई, बाघ रिजर्व। अब मैंने पढ़ा सेंदुर ने तो आता है भाई। अब सेकंड पॉइंट पे जाएंगे तो हो सकता है, अभी हम मैं इसको गोला लगा के छोड़ दूंगा। मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड, ये तो नहीं है भाई, इसका तो मैं पता, सत्यमंगलम मैंने पढ़ा हुआ है। कौंडिन्य, अगर मान लीजिए मैंने पढ़ा भी नहीं होता, तो सेंदुर ने इसमें नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। इसमें भी सेंदुरने नहीं है, इसको क्रॉस कर दूंगा। इसमें भी सेंदुरने नहीं है, तो इसको क्रॉस कर दूंगा। तो मेरा आंसर राइट कैसे आ गया, सिर्फ एक फैक्ट पता था मुझको, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जबकि इस क्वेश्चन में कितने सारे फैक्ट्स दिए हैं, 1 2 3 4 5, 4 5 6, लगभग 15+ फैक्ट दिए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक फैक्ट मालूम था। उसी फैक्ट के दम पर मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर ले आया। अब एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है, जैसे कि ज़्यादा टीचर्स बताते हैं कि कुछ क्वेश्चन में कुछ वर्ड आ जाए, कुछ, तो उसमें संभावना हो जाती है ज़्यादा सही होने की। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सही क्यों होता है ज़्यादातर मामलों में। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, या पहले जानते हैं कुछ, ये लिखा कुछ जाती है, कुछ जाती हैं, कुछ जाती हैं। देखिए, यूपीएससी अपने स्टेटमेंट्स को कभी भी गलत साबित नहीं होने देती। अब ये क्या है, अब आप एक चीज़ देखिए, अब माइंड अपना ओपन कर लीजिए, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, कि दुनिया में
कोई भी चीजें एक जैसी नहीं चलती। एक्सेप्शन हर चीज का होता है, अपवाद हर चीज का होता है। आप एक काम कीजिए, सांप के बारे में सोचिए। आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है सांप को सोचकर? एक जहरीला। लेकिन आपको भी पता है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, कुछ जहरीले नहीं भी होते, उनके काटने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि मध्य प्रदेश एक नाम है उसका, क्षेत्रीय नाम उसको क्या बोलते हैं? पनियार। ये नाम कहाँ बोलते हैं आपको? मध्य प्रदेश, यू एमपी, यूपी और राजस्थान का जो टच एरिया है तीनों का, वहां पर ये सांप को यही नाम दिया जाता है। तो इस चीज को लेकर चलिए कि एक्सेप्शन हर चीज में होते हैं, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई रियल लाइफ हो, तो कौन एक्सेप्शन होते ही हैं। अब आपको एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए आप 10 फीट से क्या कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी पेन है और आप 1 इंच गड्ढा किया आपने, और आप 10 फीट दूर से पेन को फेंक रहे हैं। लगभग कब तक आपने 10 लाख पेन फेंकने की कोशिश की? क्यों? कि कोई भी पेन इसमें गिर जाए, मतलब आप ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं। तो 10 लाख में से आपको भी पता है मिनिमम 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 बोल रहा हूँ, न्यूनतम एक बार तो पेन इसमें गिरेगी, तो वही हो जाएगा आपका अपवाद। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पेन इसमें ना गिरे। तो वही बात हुई, कुछ का मतलब ही यही होता है कि एक्सेप्शन है इसमें। देखिए, अब इसका पॉइंट पढ़िए। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। देखिए, कुछ जातियां हो सकती हैं। देखिए, दुनिया इतनी बड़ी है, किसी भी प्रजाति की प्रजाति स्पीसीज की उपजातियां करोड़ों की संख्या में हैं। कि सांपों की प्रजातियां भी हम गिनने को चले तो हजारों लाखों में आ जाती हैं। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं कि साइंटिस्ट ने अभी पहचान ही नहीं पाया है, वनस्पति शास्त्रों ने अभी पहचान ही नहीं पाया है, रिकॉग्निशन नहीं कर पाया है अभी तक। इसलिए संभावना तो है ही कि समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, तो ये हो सकता है। मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, हो सकती हैं। समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, हो सकती हैं। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं, हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी तो हर चीज में होती है, क्योंकि आपके पास क्या रामबाण है कि एक्सेप्शन, ये क्या है रामबाण? एक्सेप्शन हर एक चीज में होता है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। इस क्वेश्चन को डालने में इन्होंने स्टेटमेंट्स की गलती कर दी। यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या होगा? चारों सही है, चारों लिखा होगा, चारों सही है। तो इसका क्या होगा? चारों सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब देखिए, इसको हम किसके आधार पर कर रहे हैं कि नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है और एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगी। अब देखिए, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, वन्य प्राणी प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? नीले मीन पक्ष वाली महासीर। अब ये महासीर है, ये क्या है? एमपी का राजकीय मत्स्य है या मछली है, या जलीय जीव मान सकते हैं। अब कावेरी नदी में है, हो सकता है, लेकिन मुझे श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने मतलब पढ़ा नहीं है, हो सकता है, मैं मान लेता हूँ इस चीज को। इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में। देखिए, नाम ही इरावदी है तो इरावदी में ही होगी। और चंबल नदी के बारे में मैंने पहले ही पीवाईक्यू पढ़ा हुआ है, और मुझे पर्सनली भी पता है, क्योंकि मैं उसके आसपास का क्षेत्र का ही हूँ। तो चंबल नदी के पास क्या है, इसमें घड़ियाल सबसे ज़्यादा फेमस है। घड़ियाल, घड़ियाल की आस के अलावा इसमें जात कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पाया जाता। अगर इरावदी डॉल्फिन होती तो पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन में लिखा होता पक्का, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। 11 उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, उसको अच्छे से पढ़ा है। तो मुझको पता है चंबल नदी में इरावदी डॉल्फिन नहीं होती, तो मैं दो को क्रॉस करूंगा। अब दो को क्रॉस करूंगा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। मेरा आंसर आ गया सी, 1 और 3। सिर्फ मुझे एक ऑप्शन पता था, उसके आधार पर मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए और मेरा आंसर आ गया सही। अब क्वेश्चन आया है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाले सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? देखिए, अब मैंने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो सिर्फ इस आधार पे किए हैं कि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। इमेजिनेशन कर रहा हूँ मैं खुद में कि मैं नया स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा अपनी नॉलेज बेस पर। क्योंकि देखिए, मुझे क्वेश्चंस के आंसर सभी का तो पता है, लेकिन मैं आपको आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते
कम नॉलेज के बाद भी आप क्वेश्चन को सही कैसे कर सकते थे। हालांकि देखिए, आपने एक चीज़ देखा होगा, नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, कि मुझे चंबल नदी के बारे में मैंने PYQ अच्छे से पढ़ा था, तभी ये ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किया और तभी आंसर मेरा सही आ पाया। तो देखिए, नॉलेज और प्लस टेक्निक, KD दोनों इम्पोर्टेंट होते। ये क्या लिखा, शोध करेगा हूँ माइक्रोबीट्स की विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। ये समुद्री पायतंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है, हो सकता है। ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है, हो सकता है। ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, हो सकता है। अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है, हो सकता है। मुझे इसका आंसर नहीं पता है। देखिए, वैसे तो मुझे इसका आंसर पता है स्पेसिफिक, मैंने इसको अच्छे से पढ़ा भी हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ा है, लेकिन मैं तो आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को नया मानिए तो एक चीज़ याद रखिए, इस एलिमिनेशन जो सूत्र है इसको याद रखिए, ये मंत्र है सीधा सीधा सा एलिमिनेशन का। अगर साइंस एंड टेक लिखिए, अच्छा कॉपी पेन निकालिए और लिखिए, साइंस एंड टेक SNT एंड इन्वायरमेंट में और पर्यावरण में यदि कोई टर्मिनोलॉजी या लिखी शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो उसका ऑप्शन A होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब ये कहाँ अप्लाई होगा, ये अप्लाई तभी होगा जब क्वेश्चन के सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं, ना कि क्वेश्चन इस तरह का होगा कि उसमें युग्म मिलाने को दिए हैं या उसमें कूट दिया हुआ है, तो ये एलिमिनेशन टेक्निक या उसमें ये मेथड नहीं लगेगा। अब ये कैसा है, अब इसको हम मानेंगे सबसे ज़्यादा, ये 100% आप सोच रहे होंगे सर ये तो तुक्का है, इसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा है। 2013 से 24 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपका जो आंसर निकलेगा या आपका जो ऑब्जर्वेशन निकलेगा, आपका जो परिणाम निकलेगा वो निकलेगा कि अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दें इस प्रकार के, तो उसमें से 6 से लेके 7 क्वेश्चन, मिनिमम 7 मान कर चलिए, 7 क्वेश्चन सही है। अगर आप 10 में से 7 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 10 के 10 सॉल्व किया आपने, 7 क्वेश्चन सही, 3 क्वेश्चन गलत, तो एक क्वेश्चन और गया आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो 6 क्वेश्चन बिना पढ़े हुए, बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ आपको ये सूत्र पता था, तो उसके आधार पर आपके कितने 6 क्वेश्चन सही हो गए। 6 क्वेश्चन का मतलब होता है 12 अंक, और 12 अंक ये UPSC एस्पिरेंट समझ सकता है, 12 अंक कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। 12 अंक आपको IPS से IAS बना सकते हैं, 12 अंक ही आपको प्रीलिम्स में फेल करवा सकते हैं और 12 अंक ही आपको प्रीलिम्स में पास करवा सकते हैं। अंक तो यहाँ पर 2 अंक भी करवा सकते हैं, लेकिन 12 अंक तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, लॉजिक आपको बता देते हैं कैसे है। इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, इसके पीछे लॉजिक की जगह अगर हम ट्रेंड का हैं, तो ट्रेंड ठीक रहेगा। UPSC के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने इसको अभी देखा है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं पता है और आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, तो ऑप्शन A को चुनिए। अगर आपने ये किया तो आपको हमने बता दिया कितने क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना ज़्यादा है। ट्रेंड आप क्या देखेंगे, खुद से देखेंगे। देखिए, हमने अपनी वीडियोज़ में कई बार या अपनी क्लासेस में कई बार बोला है कि आँख बंद करके किसी भी विश्वास नहीं करना है। हमेशा PYQ देखिए, और इस चीज़ में भी आप PYQ देखिए, तब आपको पता लगेगा कि सर ने बिल्कुल सही बताया है कि ऑप्शन A की संभावना ज़्यादा होती है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन हो गया, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मुझे इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ा तो है मैंने, लेकिन मैंने आपके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि मीथेन हाइड्रेट की निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। भूमंडलीय तापन यानी तापमान के बढ़ने से इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मुझे तो लग रहा है हो सकता है, संभावना तो पूरी है, क्योंकि देखिए, मीथेन हाइड्रेट से मीथेन नहीं होगा तो क्या अमोनिया से होगा, तो मीथेन हाइड्रेट के निक्षेप हैं, तो निर्मुक्त होना गैस का प्रेरित हो सकता है, किसकी वजह से, तापमान की वजह से। तो मुझे तो संभावना लग रही है, क्योंकि देखिए, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि संभावना
इम्पोर्टेंट होती है यूपीएससी में कि संभावना है तो वो ऑप्शन सही होगा। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, टुंड्रा क्षेत्र भी छोटा मोटा नहीं है। अगर वहाँ पे पाए गए एक जगह भी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में, तो स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। छोटे मोटे हिस्से में कहीं ना कहीं तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। हो सकता है, ऑक्सीकृत हो सकता है। अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मैं अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक पर, मुझे इसमें कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैं इसका डी लगा दूंगा और इसका डी आंसर बिल्कुल राइट है। अब आप बोलेंगे सर आपको तो इसका आंसर पता था इसलिए आपने ये लगा दिया। मैंने आपको बताया कि संभावना सबकी है। अब ये थर्ड स्टेटमेंट क्रिटिकल कैसे बन जाता? ये क्वेश्चन गलत हो कह सकता था, ये हो सकता था कैसे? अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में 100% रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो देखिए 100% चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था कि एक्सेप्शन हर चीज़ का है, तो इस चीज़ को याद रखिए कि एक्सेप्शन हर चीज़ का है। तो उसी आधार पे आप देखेंगे अब कि अगर इस पे 100% नहीं लिखा होता तो ये गलत हो जाता है कि 100% तो कुछ नहीं होता है। तो इसमें 100% नहीं लिखा है, पूरा जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ संभावना है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है और मैंने इसको सही कर दिया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की थीम यूपीएससी 2024 में यह पैटर्न बोले उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है। इसमें क्वेश्चन में ज्वालामुखी वाले में, ज्वालामुखी में से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। इसमें क्या लिखा है? जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मित होते हैं। अब देखिए कोई भी विस्फोट हो रहा है तो उसमें से हजारों गैसें निकलती हैं, तो संभावना है इसमें क्या है कि जो भी गैसों का नाम दिया है वो सभी हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड हो सकती है, मीथेन तो होती ही है, ओजोन भी हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इसमें आंसर लगा के चलाया हूँ जी, क्योंकि संभावना इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं संभावना पर आधारित। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए अच्छी, पॉसिबिलिटी हुई तो संभावना होती सभी ऑप्शंस के सही होने। अब ये है, अब देखिए इसका आंसर मुझे पता नहीं था, लेकिन ये कहाँ से है? ये वही क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था ना ये 15 में से 12 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन हो सकता है बाहर से आए। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? करंट में। अगर आपने में से एक ने भी इसका नाम पढ़ा होता, इन 3-4 चीज़ों में से एक का भी, और आपने उसका स्टैटिक पढ़ा होता कि ये है क्या, तो आप इसका आंसर सीधा दे देते कृषि में पीड़कनाशी। अब ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो आप खुद एक काम कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए इनमें से चारों में या पांचों में से कोई भी एक नाम, और सर्च कीजिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। आपको खुद इसके बारे में आर्टिकल मिल जाएगा, या किसी भी कोचिंग की मैगजीन को देखिए पूरी साल, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सिर्फ हम आपको चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको ये 4-5 में नाम में से बिल्कुल मिलेगा एक ना एक। अगर आपने इसमें के बारे में एक लाइन भी पढ़ा होता तो आपका ये आंसर सही हो जाता। तो चलिए ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वायरमेंट के बारे में सिर्फ इतना कर लीजिए, आपकी जो कट ऑफ है उसको पार करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, 100% गारंटी हम देते हैं। अब इस चीज़ में एक और सुनिए कि क्लासेस कब से स्टार्ट करना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितने कमेंट्स होंगे उसके आधार पे ही हम अपनी क्लासेस को लाने वाले हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को लेकर, या इसी सब्जेक्ट के लेकर आने वाली क्लासेस को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।